दोस्तों, क्या आपका भी मेजर 8 इंग्लिश का एग्ज़ाम होने वाला है और आप भी इस बात को सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि आखिर किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आएंगे और कैसे हम लोग इसके आंसर को बनाएंगे। तो आपको मेरे रहते बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्त, क्योंकि आज के वीडियो के अंतर्गत में मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ MJ8 इंग्लिश सेमेस्टर 4 के मोस्ट वीवीआई प्रश्नों तथा उसके उत्तर। मीन्स कह सकते हैं दोस्त कि आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए महासंग्राम साबित होने वाला है, जिसमें मात्र मैं आपको 4 वीडियो बताऊंगा। कितना? 4 वीडियो, या तो कह सकते हैं 4 क्वेश्चन बताऊंगा और यही 4 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में मिल जाएंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, ये 4 फिक्स क्वेश्चन है आपका, इसको आपको रट जाना है एकदम। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आखिर ये 4 क्वेश्चन कौन से हैं, है ना। तो सबसे पहला प्रश्न दोस्त आपको यूनिट 1 का पढ़ना है, जिसमें से यूनिट 1 में हम लोग को पढ़ना है 20th सेंचुरी यूरोपियन ड्रामा। मतलब कहा जाता है कि 20वीं सदी में यूरोपियन ड्रामा जो है ना उभर के सामने आया था। तो आखिर ये जो ड्रामा निकला था, नाटक जो निकला था, उसमें किन किन चीज़ों के बारे में वर्णन किया गया था उसके बारे में बताइए। तो इसके पहले जब मैं आपको मेजर 7 पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि 20वीं शताब्दी में जो है ना बहुत सारे युद्ध हुए थे। ठीक है, और युद्ध के कारण लोगों का मन जो है वो अचंभित हो चुका था, है ना। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि युद्ध के बाद जो है ना लोगों का मन बदल गया, और लोगों का जब मन बदल गया तो मन के साथ साथ वहाँ का समाज बदला, राजनीति बदला, ठीक है, यथार्थवाद बदला और प्रयोगशीलता बदला। तो आखिर ये क्या चीज़ें हैं इसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से पहले जानते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्त कि डिस्कस द इमरजेंस ऑफ मेन कैरेक्टराइज ऑफ 20th सेंचुरी यूरोपियन ड्रामा विथ स्पेशल रेफरेंस टू रियलिज्म, एक्सपेरिमेंटेशन, पॉलिटिक्स, सोशल चेंज, ट्रेजेडी एंड हीरोइज्म। अब देखिए इसका हिंदी यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्त। तो हिंदी कह रहा है 20वीं शताब्दी के यूरोपीय नाटक के उदय और उसकी प्रमुख विशेषताओं की विवेचन करिए। क्या कहने का मतलब यह है कि 20वीं शताब्दी में या तो 20वीं शताब्दी के यूरोप में जो नाटक का उदय हुआ था, इसका ड्रामा का उदय हुआ था, उसकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, है ना, उसके बारे में बताइए। ठीक है, फिर कह रहा है इसमें जो है ना विशेष रूप से किस चीज़ के बारे में चर्चा करना है, तो यथार्थवाद, मतलब इस नाटक में जो सच्चाई का उपयोग किया गया, प्रयोगशीलता का उपयोग किया गया, राजनीति का उपयोग किया गया, सामाजिक परिवर्तन का उपयोग किया गया, त्रासदी और नायकत्व का उपयोग किया गया, उसके बारे में बताइए। मतलब कह सकते हैं कि क्वेश्चन में दोस्त या तो आपको 20th सेंचुरी लिखा हुआ आएगा, या तो फिर समझिएगा कि ऐसे रहेगा यूरोपियन ड्रामा विथ स्पेशल रेफरेंस टू रियलिज्म, एक्सपेरिमेंटेशन, पॉलिटिक्स, सोशल चेंज, कुछ भी आ सकता है ना। और कुछ भी आएगा तो आपको जो है ना आंसर क्या करना है, वही लिखना है जो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताऊंगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन है, आंसर मैं आपको बताऊंगा। ठीक, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा दोस्त कह रहा है यूनिट 2 में हम लोग को पढ़ना है घोस्ट, और जो किसने लिखा है, हेनरिक इब्सन ने लिखा है। किसने? हेनरिक इब्सन ने। मतलब देखिए क्वेश्चन में जो है ना आपको या तो घोस्ट मिलेगा या तो फिर हेनरिक इब्सन मिलेगा, है ना। और दोनों में से कोई भी टॉपिक मिल गया मतलब समझिए आपको वही आंसर लिखना है जो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताऊँ। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन यहाँ बता देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। कह रहा डिस्कस हेनरिक इब्सन्स घोस्ट एज अ सोशल प्रॉब्लम प्ले। कह रहा ना कि बताइए कि हेनरिक इब्सन का जो नाटक है घोस्ट, ठीक है, ये किस प्रकार से समाज की समस्याओं को दिखाता है उसके बारे में बताइए, है ना। तथा हाईलाइटिंग इट्स थीम, इसका विषय क्या होता है, प्लॉट, कथानांक क्या है, और शीर्षक टाइटल जो है ना उसका महत्व क्या है उसके बारे में बताइए। ठीक है, ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो हमारा यूनिट 3 का है उसमें हम लोग को पढ़ना है द गुड वुमेन ऑफ सेटुजन, जो किसने लिखा है, ब्रेटोल्ड ब्रेच। ठीक है, ये उन्होंने लिखा है ना। तो क्वेश्चन में दोस्त आपको या तो द गुड वुमेन ऑफ सेटुजन मिलेगा या तो फिर ये मिलेगा। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना, अगर ये दोनों में से कुछ भी मिला
तो आपको सेम आंसर लिखना है जो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ के दिखा देता हूँ। कह रहा है एग्जामिन द गुड ओमेन ऑफ सेटुजन एज अ प्राइबल एंड अ critique of society with special reference to the characteristics of sainte and suite। देखो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है दोस्त कि द गुड ओमेन ऑफ सेटुजन को एक रूपक और समाज की आलोचना के रूप में परखिए। मतलब कह रहा है कि ये जो कविता है वो कैसे एक रूपक है। अब रूपक का मतलब क्या है ये मैं आपको आंसर में पता है ना, और ये कैसे समाज की आलोचनाओं के बारे में दिखाता है उसके बारे में बताइए। ठीक है, और विशेष करके इसमें दो कैरेक्टर हैं, दो लोग हैं जिसके बारे में चर्चा किया गया है, सेनते और सुईते। ठीक है, इन दोनों के कैरेक्टर्स के बारे में बताना है कि आखिर इन दोनों का क्या योगदान उसमें रहा था। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्त यूनिट 4 का, जो कह रहा है राइनोसिरस, और ये लिखा किसने है, यूजीन आयोनेस्को ने। किसने, यूजीन आयोनेस्को ने। ऐसा ऐसा नाम भी दिया गया है जिसको लोग पढ़ भी ना पाए, तो याद कैसे करेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लीजिए, या तो क्वेश्चन में आपको ये नाम मिलेगा या तो क्वेश्चन में आपको ये नाम मिलेगा। ठीक है, तो दोनों में से आपको याद रखना है, और दोनों में से कुछ भी मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखना है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्कस राइनोसिरस एज अ थ्रेट ऑफ द absurd play written against totalitarianism, explaining its theme, title and historical background। है ना, कहने का अर्थ ये है दोस्त कि राइनोसिरस नाटक जो है ना, निरंकुशवाद, निरंकुशवाद का मतलब क्या होता है, निरंकुश मतलब ऐसा राजा जो निरंकुश है, जिसके ऊपर कोई भी अंकुश नहीं है, जिसके ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं है। वो कहेगा तुमको बैठने के लिए तुमको बैठना पड़ेगा, वो कहेगा उठने के लिए तुमको उठना पड़ेगा। है ना, कह रहा है कि निरंकुशवाद के विरोध में लिखे गए एब्सर्ड थिएटर के नाटक के रूप में विवेचित करिए तथा इसके विषय, शीर्षक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की व्याख्या करिए। मतलब सीधा सीधा कह सकते हैं कि यह जो नाटक है, ठीक है, वो निरंकुशवाद के विषय में लिखा गया है ना, और कौन से थिएटर में लिखा गया है, तो एब्सर्ड थिएटर में लिखा गया है। तो आखिर इसका विषय क्या है, टाइटल क्या है और इसका इतिहास क्या रहा उसके बारे में बताइए। तो ये हमारा 4 क्वेश्चन था दोस्त, और चारों में से चारों क्वेश्चंस का आंसर अभी आपको एक एक करके बताया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को जानते हैं, जो हमारा यूनिट 1 का था। और यूनिट 1 में हम लोगों ने जाना था कि हम लोगों को जानना है कि 20वीं शताब्दी के यूरोप में जो नाटक उभर के सामने आया था, जिसका उदय हुआ था, उसकी आखिर क्या क्या प्रमुखता है, क्या क्या प्रमुख विशेषता है उसके बारे में बताइए। है ना, उसके साथ साथ इसमें जो है ना, हम लोग को विशेष रूप से यथार्थवाद के बारे में चर्चा करना है, प्रयोगशीलता के बारे में चर्चा करना है, राजनीति के बारे में चर्चा करना है, सामाजिक परिवर्तन के बारे में चर्चा करना है, त्रासदी के बारे में और नायकत्व के बारे में चर्चा करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिर 20वीं शताब्दी के यूरोप में जो है ना, नाटक का उदय कैसे हुआ और ये नाटक कैसा था। है ना, तो यहाँ पे दोस्त आंसर हम लोग शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन से, लेकिन इसके पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ जो आपको मन में याद रखना है। बात करते हैं दोस्त अगर 20वीं शताब्दी का, किसका, 20वीं शताब्दी का। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 20वीं शताब्दी जो था ना, एक ऐसा युग था जो युद्ध, गरीबी, राजनीति ने लोगों की जिंदगी बिगाड़ दिया। मतलब कह सकते हैं 20वीं शताब्दी ऐसा युग था जिसमें युद्ध ने क्या किया, लोगों की ज़िंदगी को बिगाड़ के रख दिया। युद्ध के कारण वहाँ पे गरीबी आया, राजनीतिक स्थिरता आ चुका था, है ना, बेरोजगार हो चुके थे लोग, और लोगों का जीवन जो था वो क्या हो चुका था, बर्बाद हो चुका था। और जब ऐसा हुआ तो वहाँ का जो लिटरेचर था, नाटक प्रणाली था, वो नाटक में भी बदलाव हो गया। पहले जहाँ पे हंसी खेल वगैरह के बारे में लिखा जाता था, प्रेम के बारे में लिखा जाता था, वहीं अब जो है ना, गरीबी के बारे में, युद्ध के बारे में, ठीक है, लोगों के असली जीवन के बारे में, है ना, तानाशाह और गलत सत्ता के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में लिखा जाने लगा। कब, युद्ध के बाद।
तो वही सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन। क्या जानेंगे दोस्त? इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में लिखेंगे इस प्रकार से, मैंने यहाँ पे आपका हिंदी भी दे दिया है, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इसको पढ़ के लिख सकते हो। ठीक है, देखिए कह रहा है दोस्त, 20वीं सेंचुरी यूरोपियन ड्रामा डेवलप्ड इन अ टाइम ऑफ चेंज। क्या कह रहा है कि 20वीं शताब्दी का यूरोपीय नाटक बदलाव के समय में विकसित हुआ। 20वीं शताब्दी का यूरोपीय नाटक जो है ना, वो कब शुरू हुआ? तो बदलाव के समय। और बदलाव कब आया था? तो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। कह रहा है यूरोप साउ 2 वर्ल्ड वॉर्स। यूरोप ने जो है ना 2 विश्व युद्ध को देखे थे। कितने? 2 विश्व युद्ध को देखा था। कह रहा है लाइफ बिकम्स हार्ड एंड अनसर्टेन। मतलब विश्व युद्ध के बाद जो जीवन हो चुका था वो कैसा हो चुका था? कठिन हो चुका था और अनिश्चित हो चुका था। पता ही नहीं चल रहा था कि कब तक हमारा जीवन संभव है और कब तक हमारा जीवन संभव नहीं है। कह रहा दोस्त कि पीपल लोस्ट पीस एंड सिक्योरिटी। लोगों ने अपनी शांति खो दी और अपनी सुरक्षा खो दी। कब? प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। कह रहा है ऑल बिलीव्स डिड नॉट गिव आंसर एनीमोर। और जो पहले के लोगों में विश्वास था, ठीक है, वो उत्तर देना ही बंद हो गया। मतलब कह सकते हैं पहले के लोगों को लगता था नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, है ना, लेकिन वो जो था वो खत्म हो गया। कह रहा राइटर्स स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन अबाउट लाइफ, सोसाइटी, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। और अब जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, वो क्या करने लगे? क्वेश्चन पूछने लगे, प्रश्न पूछने लगे कि आखिर जीवन क्या है, हम लोग जीवन किस प्रकार से जी रहे हैं, हमारा समाज कैसा है, हमारा धर्म कैसा है और हमारा राजनीति कैसा है। तरह तरह के प्रश्न करने लगे। कौन? वहाँ के लेखक। ठीक है, कह रहा दे वांटेड ट्रूथ नॉट फॉल्स कंफर्ट। कह रहा ना वो चाहते थे कि हमें सच्चाई पता चले, ठीक है, झूठा शांति नहीं। ये कौन कहते थे? तो वहाँ के लेखक कहते थे कि झूठा शांति देने से बढ़िया है मुझे सच्चाई बता दीजिए। कह रहा दैट्स इज व्हाई दिस पीरियड इज कॉल्ड द एज ऑफ इंट्रोगेशन। और इसलिए कहा जाता है कि ये जो समय है उसको क्या कहा जाता है? प्रश्नों का युग कहा जाता है, जो मैंने आपको पिछले मेजर 7 में भी बताया था। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्त हम लोग को इंट्रोडक्शन लिखना है। अब क्वेश्चन में हम लोग को ऐसे कहा था कि इसमें जो है यथार्थवाद के बारे में बताइए, प्रयोगशीलता के बारे में बताइए, राजनीतिक बारे में बताइए, सामाजिक परिवर्तन के बारे में बताइए, त्रासदी और नायकत्व के बारे में बताइए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रियलिज्म। किसके बारे में? रियलिज्म के बारे में, मतलब यथार्थता के बारे में, सच्चाई के बारे में, है ना। तो कहा जाता है मेरे दोस्त कि रियलिज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस ड्रामा। मतलब यह जो नाटक बना था, उसमें सच्चाई का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कह रहा रियलिज्म मीन्स सॉइंग रियल लाइफ। रियलिज्म का मतलब क्या होता है? तो सच्चे जीवन को दिखाना, मतलब आखिर वहाँ का सच्चाई क्या था, जिस प्रकार से लोग जी रहे हैं, है ना, उनका जीवन कैसा था, उसके बारे में दिखाना। कह रहा राइटर स्टॉप्ड राइटिंग ड्रीम लाइक स्टोरीज। कह रहा ना कि वहाँ के लेखक जो है ना, अब स्वप्न देख करके लिखना बंद कर दिए, मतलब भविष्य के बारे में सोच करके लिखना बंद कर दिए और वही चीज़ लिख रहे थे जो वहाँ के लोगों के साथ घटित हो रहा था। कह रहा दे रोट अबाउट डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। वो लोग क्या कर रहे थे? वहाँ के दिनों दिन जो समस्या हो रहा था, वहाँ के लोगों को जो समस्या हो रहा था, उसके बारे में लोग लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, कह रहा दिस प्रॉब्लम्स वर मैरिज, फैमिली फाइट्स, वुमेन सफरिंग, इलनेस एंड सोशल लाइफ। और ये समस्या क्या था? तो ये समस्या था विवाह को लेकर के समस्या, फैमिली समस्या, फैमिली लड़ाई उड़ाई, ठीक है, वुमेन सफरिंग, इलनेस, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि महिलाएं जो है किस चीज़ से सफ़र कर रही है, किस से ग्रसित है, उसके बारे में, बीमारियों के बारे में और सामाजिक झूठ के बारे में, है ना। इन सब चीज़ों को वो विषय बना करके लिखना चालू कर दिया। कह रहा कि कैरेक्टर्स वर नॉर्मल पीपल। और जिसके बारे में लिखा जाता था वो आम जनता था, जैसे कि मान लीजिए हम और आप। ठीक है, कहा जाता है कि दे स्पोक सिंपल लैंग्वेज। वो लोग एकदम आसान भाषा बोलते थे। कैसा भाषा? एकदम आसान भाषा बोलते थे। कह रहा है हेनरिक इब्सन इज द बेस्ट राइटर ऑफ रियलिस्टिक ड्रामा।
और अगर कोई पूछेगा या तो क्वेश्चन आता है कि यथार्थवादी नाटक के सबसे बड़े लेखक कौन हैं, या तो रियलिस्टिक ड्रामा के सबसे बड़े लेखक कौन है, तो आपको बताना है दोस्त कि हेनरिक इब्सन इज द बेस्ट राइटर ऑफ रियलिस्टिक ड्रामा। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम लोग का क्लियर हुआ। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन था एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब प्रयोगवाद। ठीक है, प्रयोग करके देखना है ना, सच्चाई जानना कि आखिर सच्चाई क्या है। तो कहा जाता है दोस्त कि 20वीं सेंचुरी ड्रामा ट्राइड न्यूज बेस, मतलब 20वीं सदी का जो नाटक आया था वो नए तरीके को ढूंढ रहा था, प्रयोग करके जो ना नया तरीका ढूंढना चाह रहा था। क्या राइटर डिड नॉट लाइक ऑल रूल और ड्रामा, मतलब वहाँ के जो लेखक थे वो पहले का ड्रामा का नियम नहीं देखना चाहते थे, मतलब कह सकते हैं कि पहले जो नियम था उसको वो फॉलो नहीं करना चाह रहे थे, है ना। दे चेंज स्टोरी स्टाइल, लैंग्वेज एंड स्टेज डिजाइन। वो जो है चाहते थे कि क्या बदले, तो उसका भाषा बदल जाए, ठीक है, स्टाइल बदल जाए, उसके साथ साथ स्टेज का डिज़ाइन जो है ना वो बदल जाए, मतलब लिखने का तरीका बदले, ठीक है, वहाँ का भाषा बदल जाए और काम करने का तरीका हमारा बदल जाना चाहिए। ये कौन चाहते थे, तो 20वीं शताब्दी के लेखक चाहते थे, है ना। कह रहे कि न्यू टाइप्स ऑफ ड्रामा कम, इससे क्या हुआ, नए तरीके के ड्रामा उभर करके सामने आए। कह रहा है दोस्त कि दिस वर्स सिंबलिज्म, एक्सप्रेनिज्म, इपिक थ्रेट एंड ऑब्जर्व थिएटर। ठीक है, इसमें क्या हुआ, तो ये जो था प्रतीकवाद था, मतलब सच्चाई का प्रतीक, ठीक है, अभिव्यक्तिवाद, इपिक थिएटर और एब्सर्ड थिएटर, मतलब ये सब जो था नया तरीका था उनका लिखने का। कह रहा है कि सम प्लेस हैड नो क्लियर स्टोरीज, मतलब कुछ ऐसे भी नाटक थे जिसमें से कोई मैसेज ही नहीं दिया, क्या कोई कहानी ही नहीं था वैसा। कह रहा है कि सम हैड स्ट्रेन डायलॉग, ठीक है, और कुछ ऐसा भी कहानी था जिसमें से अलग तरह के डायलॉग का वर्णन किया गया था, मतलब ये लोग जो है ना नया नया एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वह कह रहा है कि दिस एक्सपेरिमेंट सॉर्ट कन्फ्यूजन एंड मॉडर्न लाइफ, ये जो उन लोगों का एक्सपेरिमेंट था कि एक कन्फ्यूजन दिखा रहा था, उसके साथ साथ मॉडर्न, मतलब कह सकते हैं कि आधुनिक जीवन को दिखा रहा था कि आधुनिक जीवन में लोग जो है ना वो बिल्कुल कन्फ्यूज हो चुके हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हमें किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए और हमारा जीवन कैसा है। ठीक है, फिर तीसरा हमारा पॉइंट कहा था पॉलिटिक्स। क्या पॉइंट कहा था, पॉलिटिक्स, मतलब कह सकते हैं कि वहाँ के राजनीति के बारे में बताइए कि आखिर राजनीति के बारे में उन्होंने किस प्रकार से वर्णन किया है। तो कहा जाता है दोस्त कि पॉलिटिक्स बिकम एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इन ड्रामा, नाटक में जो है पॉलिटिक्स एक महत्वपूर्ण अंग के जैसा काम करता है। कैसे, कह रहे कि राइटर यूज ड्रामा टू स्पीक अगेंस्ट इनजस्टिस। राइटर क्या करते हैं ड्रामा में, मतलब नाटक में जो है ना इनजस्टिस, मतलब अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, है ना। दे रोड अगेंस्ट वॉर, डिटेक्टरशिप्स एंड एक्सप्लेनेशन। वो लोग क्या करते हैं, किसके बारे में लिखते हैं, तो लोग लिखते हैं युद्ध के बारे में, है ना, उसके साथ साथ कह सकते तानाशाही के बारे में और शोषण के बारे में लोग लिखते हैं। ठीक है, कौन, वहाँ के लेखक, है ना। कह रहा दोस्त कि बेर्टोल्ट ब्रेच इज द फेमस पॉलिटिकल ड्रामेटिस्ट। आपको याद रखना है कि बेर्टोल्ट ब्रेटिश जो है ना ये क्या है, पॉलिटिकल ड्रामेटिस्ट है। ये सब क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। कह रहा ही बिलीव ड्रामा शुड टीच पीपल, वो विश्वास करते थे कि ड्रामा ऐसा होना चाहिए कि लोग उससे सीखें। कौन कहते थे, तो बेर्टोल्ट ब्रिच कहते थे कि ड्रामा ऐसा होना चाहिए, नाटक ऐसा होना चाहिए ताकि उससे लोग जो है ना सीखे और उससे लोगों को सीख मिले, है ना। कहा जाता है कि ही वांटेड पीपल टू थिंक नॉट ओनली फील, वो चाहते थे कि लोग जो है ना इसके बारे में सोचे, सिर्फ इसको महसूस ना करें। ये कौन चाहते थे, तो वो लेखक चाहते थे। इसका हिंदी दोस्त मैंने यहाँ पे बता दिया है, आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है, फिर इसका चौथा पॉइंट हमारा आता है सोशल चेंज। क्या आता है, सोशल चेंज, मतलब सामाजिक बदलाव।
कि आखिर वहाँ के समाज में कैसा बदलाव आया था। तो कहा जाता है दोस्त कि सोसाइटी वाज चेंजिंग फास्ट। वहाँ का जो समाज था वो बहुत जल्दी बदल रहा था। कह रहा वुमेन वांटेड फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट। वहाँ की जो महिलाएं थी वो क्या चाह रही थी, तो आज़ादी चाह रही थी, उसके साथ साथ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मतलब आदर चाह रही थी। कहा जाता है कि ओल्ड कस्टम्स पर क्वेश्चन, मतलब पुराने जितने भी लोग थे, ठीक है, सभी लोग क्वेश्चन पूछना चालू कर चुके थे, है ना। कह रहे कि पीपल वांटेड इक्वल राइट। वहाँ के लोग जो है ना अब बराबरी का अधिकार मांग रहे थे। कह रहा ड्रामा सॉड हाफ सोसाइटी कंट्रोल्स पीपल। और ये जो ड्रामा है, ये जो नाटक था, वो दिखा रहा था कि आखिर सोसाइटी जो है लोगों को कैसे कंट्रोल करके रखता है। मतलब कह सकते हैं सीधा सीधा कि अब का जो वो समाज था, जब प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, ठीक है, तो लोग जो है ना अपने हक के बारे में समझने लगे, है ना। उनको लगने लगा कि जब तक हम अपने हक के लड़ाई के लिए नहीं लड़ेंगे तब तक हमें आज़ादी नहीं मिल पाएगा, उसके साथ साथ हमें बराबरी का अधिकार नहीं मिल पाएगा, ठीक है। कह रहा इट सॉज पेन ऑफ कॉमन पीपल। ये क्या दिखाता है, तो ये दिखाता है आम व्यक्ति के दर्द को। क्या दिखाता है, आम व्यक्ति के दर्द को, ठीक है। उसके साथ साथ कह रहा दोस्त कि सोशल प्रॉब्लम बिकम मेन थीम ऑफ ड्रामा। सोशल प्रॉब्लम मतलब सामाजिक समस्या जो है ना, इस नाटक का मुख्य विषय बना, ठीक है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे सामाजिक समस्याएं जो है नाटक का मुख्य विषय बन गई। यहाँ का जो सामाजिक समस्या था वो क्या बना, इस नाटक का मुख्य विषय बना, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा था ट्रेजेडी के बारे में बताना। मतलब कह सकते हैं कि जो यहाँ पे घटनाएं घटी उसके बारे में बताइए। कह रहा दोस्त कि मॉडर्न ट्रेजेडी इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल ट्रेजेडी। मतलब आधुनिक जो घटनाएं हैं वो पहले की घटनाएं से अलग थी। कैसे, कह रहा है कि अर्लियर ट्रेजेडी सॉ किंग्स एंड हीरोज। मतलब पहले की अगर घटनाओं की बात करते हैं तो वो राजाओं के त्रासदी, युद्ध और घटनाओं के बारे में बताता था, हीरोज़ के बारे में बताता था। लेकिन अभी की बात करें तो कह रहा है कि मॉडर्न ट्रेजेडी सॉज कॉमन पीपल। लेकिन अभी की जो घटनाएं हैं वो आम व्यक्ति की घटनाओं के बारे में दिखाया जाता है। कह रहा है दिस पीपल सफ़र बिकॉज ऑफ सोसाइटी एंड लाइफ प्रेशर। और ये जो लोग सफ़र कर रहे हैं, इस समस्या से जूझ रहे हैं, उसका कारण क्या है, तो सोसाइटी मतलब समाज है और जीवन का प्रेशर है। आप मान लीजिए खुद हैं, ठीक है, आप ही हैं, तो क्या आपके ऊपर समाज का प्रेशर नहीं है, आपके ऊपर जीवन का प्रेशर नहीं है कि मुझे आगे चल करके क्या करना है, अपने फैमिली वालों को ध्यान रखना है। अब आप कैसे कमाओगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको कमाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि दिस पीपल सफ़र फ्रॉम बिकॉज ऑफ सोसाइटी एंड लाइफ प्रेशर। ये जो लोग हैं वो जो ग्रसित हैं वो किसके कारण से, तो समाज के कारण से और जीवन के प्रेशर के कारण से। कह रहा दोस्त कि दे फील लोनली एंड हेल्पलेस। ये जो लोग हैं वो अकेलापन महसूस करते हैं और हेल्पलेस मतलब क्या, आशाहीन। उनको लगता है कि हमारा मदद करने वाला कोई नहीं है। कह रहा देयर पेन फील्स रियल टू द ऑडियंस, ठीक है। और उनका जो पेन है, दर्द जो है ना, वो ऑडियंस के सामने रखा जाता है, ठीक है, नाटक के थ्रू से। मान लीजिए मेरा जो समस्या है वो हम अपने समस्या को नाटक के रूप में दिखाएंगे तो सिर्फ ये मेरा समस्या नहीं है, इसी प्रकार की समस्या कई लोगों का है ना। तो लोग उसको देखेंगे, ठीक है, उसके बारे में समझेंगे कि आखिर ये समस्या आ कैसे रहा और इसका निपटारा कैसे किया जाना चाहिए। तो ये हमारा पॉइंट समाप्त हुआ। अब अगला हमारा पॉइंट आता है दोस्त हीरोइज्म। क्या पॉइंट आता है, हीरोइज्म, ठीक है। कहा जाता है कि द मॉडर्न हीरो इज नॉट स्ट्रॉन्ग और पावरफुल। मतलब आधुनिक जो हीरो हैं, जो नायक हैं, वो मजबूत नहीं है और शक्तिशाली नहीं है। ही इज़ एन ऑर्डिनरी पर्सन। वो जो होते हैं वो एक ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं, ठीक है। बस मूवी में दिखाया जाता है कि हाँ वो शक्तिशाली हैं, लेकिन उससे भी शक्तिशाली लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। वो भी हमारे आम जनता के जैसा ही होता है। कह रहा ही ट्राइज टू लिव विथ ऑनेस्टी। वो चाहते हैं कि हम ईमानदारी से जीवन जिएं और ईमानदारी से जीवन जीने की कोशिश वो लोग करते हैं। कह रहा ही ट्राइज टू सेव हिज लाइफ हिज सेल्फ रिस्पेक्ट।
वो कोशिश करते हैं कि हमारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आत्मसम्मान है, वो बचा रहे। कह रहा है कि समटाइम्स स्टैंडिंग अलोन इन हीरोइज्म इवन सर्वाइवल बिकम ब्रेवरी। कह रहा है ना कि कभी कभी कई बार क्या होता है, अकेले खड़ा होना भी नायकत्व होता है। मतलब कह सकते हैं कि आप अकेले खड़े हैं, ठीक है, हर चीज़ से अकेले जूझ रहे हैं, वो भी हीरो का सिंबल है ना। और अकेले अगर वहाँ से आप लड़ के आ गए, ठीक है, अकेले आप जीवन जी लिए, तो ये भी जो है ब्रेवरी दिखाता है, मतलब बहादुर दिखाता है। कहा जाता है कि हाँ आप एक हीरो के जैसे हैं। मतलब सीधा सीधा यहाँ पे जो इफेक्ट पड़ रहा है दोस्त, वो हमारा प्रथम विश्व और द्वितीय विश्व का कह रहा है कि प्रथम और द्वितीय विश्व के बाद यहाँ का जो जीवन स्तर है वो पूरे तरीके से बदल गया। तो आखिर लोग कैसे अपने जीवन को सुरक्षित रख रहे थे, उसी के लिए यहाँ पे हीरोइज्म का उपयोग किया गया है। और अंत में बारी आती है कंक्लूजन का, जिसका मतलब होता है निष्कर्ष। ठीक है, तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे दोस्त, तो लिखेंगे इस प्रकार से कि 20th सेंचुरी यूरोपियन ड्रामा सॉज रियल लाइफ। मतलब 20वीं शताब्दी का जो यूरोपीय ड्रामा था वो वहाँ की सच्ची जीवन की घटनाओं को दिखाता था। कह रहा इट क्वेश्चन सोसाइटी एंड वैल्यूज। ये प्रश्न पूछता था किसके बारे में, सोसाइटी के बारे में, ठीक है, वहाँ के मूल्यों के बारे में। कह रहा इट टॉक्स अबाउट पेन, स्ट्रगल एंड ट्रूथ। ये किसके बारे में बात करता था, तो दर्द के बारे में बात करता था। वहाँ के स्ट्रगल मतलब क्या होता है, संघर्ष के बारे में बात करता था। उसके साथ साथ सच्चाई के बारे में बात करता था। कह रहा इट डज नॉट गिव इजी आंसर। और इसका जो है ना कोई आसान उत्तर मिलता ही नहीं था। कह रहा इट मेक्स पीपल थिंक, जिससे लोग जो है सोचने पर मजबूर हो गए, है ना। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड मॉडर्न। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि यह जो है वो महत्वपूर्ण है और आधुनिक है ना। कौन सा, 20वीं शताब्दी का ड्रामा। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बारी आती है मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 का, जो हमारा यूनिट 2 का था। और मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में या तो आपको घोस्ट कहीं दिखेगा या तो आपको हेनरिक इब्सन कहीं दिखेगा, है ना। और क्वेश्चन में हम लोगों ने जाना था कि कहा गया है कि हेनरिक इब्सन का जो नाटक है कौन सा, घोस्ट, ठीक है, इसमें किस प्रकार से मतलब समाज के समस्या को दिखाया गया उसके बारे में बताइए। ठीक है, इसका विषय क्या था, कथनांक क्या था और शीर्षक क्या था उसके बारे में बताइए। तो इसको बताने से पहले दोस्त मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ, जो मैं आपको हर कहानी में या तो कह सकते हैं हर क्वेश्चन में बताता हूँ। कहा जाता है कि ये जो हमारा नाटक है कौन सा, घोस्ट, ये नाटक में जो है ना समाज की झूठी इज्जत और नकली संस्कार पर चोट करता है। मतलब कह सकते हैं ये नाटक दिखाता है कि लोग जो है ना, लोगों का झूठा इज्जत होता है, ठीक है, और लोग जो है नकली का संस्कार करते हैं। मतलब अगर आपका रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो दिखावे का रिस्पेक्ट, जिसको हम लोग एक एक करके लाइन बाय लाइन विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दोस्त इसका इंट्रोडक्शन। क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में लिखेंगे इस प्रकार से कि घोस्ट इज अ फेमस प्ले रिटन बाय हेनरिक इब्सन। कह रहा है कि ये जो घोस्ट है ना, ये जो नाटक है ये किसके द्वारा लिखा गया है, हेनरिक इब्सन के द्वारा लिखा गया है, जो क्या है, प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इट इज अ सोशल प्रॉब्लम प्ले। यह जो नाटक है दोस्त, प्ले का मतलब क्या समझिएगा, नाटक, ठीक है, यह जो नाटक है वो किसके बारे में है, तो समाज के समस्या के बारे में। कहा जाता है कि आ सोशल प्रॉब्लम प्लेज टॉक अबाउट रियल प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी। मतलब कह रहा है कि एक सामाजिक समस्या का जो नाटक है वो किसके बारे में दिखाता है, तो ये दिखाता है कि हमारे समाज में किस प्रकार के समस्याएं हैं। मतलब वास्तविक समस्याएं, सच्चाई का समस्या जो है, सच का जो समस्या है उसके बारे में दिखाता है। कह रहा है इन दिस प्ले इब्सन सॉ द डार्क साइड ऑफ सोसाइटी।
ये जो नाटक है उसमें से इब्सन जो है ना हमारे समाज के बुराइयों के बारे में बात करता है। ठीक है, कह रहा ही टॉक्स अबाउट लाइज, फॉल्स रिस्पेक्ट, बैड मैरिज एंड इलनेस। इसमें से जो है इब्सन लाइज मतलब झूठ के बारे में, ठीक है, फॉल्स रिस्पेक्ट मतलब झूठा आदर के बारे में, बैड मैरिज मतलब कह सकते हैं बुरा विवाह के बारे में, है ना, और बीमारियों के बारे में जो है बात करता है। कह रहा है ही वॉन्ट्स पीपल टू सी द ट्रूथ ऑफ सोसाइटी। वो चाहता है कि लोगों को जो है ना समाज की सच्चाई पता चल सके और मैं लोगों को समाज की सच्चाई दिखा सकूं। ये कौन चाहता है? तो हेनरिक इब्सन चाहते हैं, है ना। और इसका हिंदी मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप आराम से इसको पढ़ के समझ सकते हो। और आपको एक भी वर्ड ऐसा नहीं लगता होगा दोस्त कि अनजान है, ठीक है, सारा वर्ड को आप आराम से पढ़ के समझ सकते हो, है ना। उसके बाद लिखेंगे कि मीनिंग ऑफ सोशल प्रॉब्लम प्ले। सोशल प्रॉब्लम प्ले का क्या मतलब होता है? तो सामाजिक समस्या नाटक का मतलब क्या है उसके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो कह रहा है कि सोशल प्रॉब्लम प्ले सॉल्व्स प्रॉब्लम दैट पीपल फेस इन डेली लाइफ। कह रहा है कि सोशल प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? तो सोशल प्रॉब्लम मतलब सामाजिक समस्या नाटक का मतलब होता है कि लोग डेली जीवन में किस प्रकार के समस्याओं से जूझ रहे हैं उसके बारे में बताना। कह रहा है इट डज नॉट ट्राई टू मेक पीपल हैप्पी। इसका उद्देश्य लोगों को खुश करना नहीं होता है, इसका उद्देश्य होता है लोगों के आंखों को खोलना, लोगों को बताना कि आखिर सच्चाई क्या है। कह रहा है कि घोस्ट सॉस हाउ सोसाइटी फोर्सेस पीपल टू हाइड ट्रूथ। ये जो हमारा नाटक है ये दिखाता है कि लोग जो है ना किस प्रकार से अपनी सच्चाई को छुपाने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, हमेशा अपनी गलतियों को और अपनी सच्चाई को छुपाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ कह रहा है इट ऑल्सो सॉज हाउ दिस हाइडिंग काउज पेन लेटर। और ये भी दिखाता है कि लोग अपनी जो सच्चाई छिपाते हैं, अपनी जो बुराई छिपाते हैं, वो किस प्रकार से आगे चल करके उसको और ज़्यादा समस्या देता है और ज़्यादा दर्द देता है, उसके बारे में बताया गया। मतलब देखिए सीधा सीधा यहाँ पे हिंदी आप देख लीजिए, कह रहा है यह भी दिखाता है कि बाद में यही छुपाना दुख बन जाता है। मतलब बाद में आप जो समस्या छुपा रहे हैं, ठीक है, जो प्रॉब्लम छुपा रहे हैं, ये आपके दुख का कारण बन जाएगा, है ना। फिर अगला हम लोग पॉइंट बनाएंगे मेन थीम ऑफ द प्ले। ये जो नाटक था उसका मुख्य विषय क्या था, ये किस चीज़ पर आधारित था उसके बारे में बताइए। तो कह रहा दोस्त कि द मेन आइडिया ऑफ द प्ले इज सिंपल। मतलब ये जो नाटक हमारा है इसका जो मेन आइडिया है, मुख्य बातें हैं, वो क्या था, एकदम सिंपल था, आसान था। कह रहा कि पास्ट मिस्टेक डू नॉट गो अवे। मतलब पिछली गलतियां जो है ना वो ख़त्म नहीं होता है। मतलब पहले जो आप गलती कर चुके हैं वो ख़त्म नहीं होता है ना। कह रहा कि दे कम बैक अगेन एंड अगेन। वो दोबारा आता है और फिर दोबारा आता है। मतलब जो गलती आप कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि वो गलती करके आप निकल चुके हैं, वो गलती का सज़ा आपको मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। कह रहा है कि दिस पास्ट मिस्टेक्स आर लाइक घोस्ट। ये जो हमारा पूर्व की गलतियां होती है ना वो भूत के जैसा होता है, ठीक है, हमारा पीछा छोड़ता नहीं है। कह रहा कि कैप्टन एल्विंग लिव्ड अ बैड लाइफ। मतलब यहाँ पे जो है एक व्यक्ति है जिसका नाम होता है कैप्टन एल्विंग, है ना, और इन्होंने एक बुरा जीवन जिया है। कह रहा है इवन आफ्टर हिज डेथ हिज बैड एक्शन हर्ट हिज फैमिली। कह रहा है ना कि हालांकि इसके मृत्यु के बाद भी, किसका, कैप्टन एल्विंग के मृत्यु के बाद भी इसकी जो गलतियों का सज़ा है वो इसकी फैमिली को मिला। ठीक है, लोग ऐसा कहते हैं कि जो गलती उसके पूर्वज करके जाते हैं उसकी गलतियों का सज़ा उसके परिवार वालों को जरूर मिलता है ना। और वही चीज़ को ये दिखा रहा है। कह रहा है हिज सन ऑसवर्ल्ड सफर्स बिकॉज ऑफ हिज फादर पास्ट। कह रहा है कि उसका जो बेटा है, नाम क्या है, ऑसवर्ल्ड, वो क्या करता है, अपने पिताजी के समस्याओं के कारण जो है ना, मतलब अपने पिताजी के पास समस्याओं के कारण, बीती हुई समस्याओं के कारण, बीती हुई झूठ के कारण, गलतियों के कारण ये क्या करता है, समस्याओं का सामना करता है, समस्याओं से जूझ रहा होता है। तो इसमें से इसका मुख्य थीम यही था, मुख्य विषय यही था।
उसके बाद मेरे दोस्त अगला पॉइंट बनाएंगे स्टोरी ऑफ द प्ले, मतलब ये जो हमारा नाटक है उसमें किस कहानी का उपयोग किया गया, कहानी कैसा है इसका। तो कह रहा मिस्टर एल्विंग इज द मेन कैरेक्टर। ये जो हमारा नाटक है उसमें से मेन कैरेक्टर कौन है, तो मिसेस एल्विंग। कौन, मिसेस एल्विंग। कह रहा है कि सी वॉज मैरिड टू कैप्टन एल्विंग, जो क्या करती है, कैप्टन एल्विंग से विवाह करती है। कह रहा है ही वॉज नॉट अ गुड हस्बैंड, वो जो था एक अच्छा पति नहीं था। कौन, कैप्टन एल्विंग जो था एक अच्छा पति नहीं था। ही ड्रैंक टू मच एंड लिव्ड अ लॉन्ग लाइफ, वो क्या करता था, बहुत ज़्यादा दारू पीता था और गलत तरह से जीवन जीता था। कह रहा मिसेस एल्विंग वांटेड टू लीव हिम, जिसके बाद मिसेस एल्विंग चाहती है कि मैं इनको छोड़ दूं, मैं इनको तलाक दे दूं, बट सोसाइटी डिड नॉट अलाउ हर, लेकिन वहाँ का जो समाज था वो कहता है कि नहीं, आप ऐसा कर सकते नहीं है। कह रहा है सी स्टेड साइलेंट टू सेव फैमिली एंड रिस्पेक्ट, जिसके बाद वो अपने समाज, मतलब कह सकते हैं अपनी फैमिली के रिस्पेक्ट हेतु जो है ना वहाँ पे बिल्कुल चुप होके रह जाती है, ठीक है, सहम के रह जाती है। कौन, मिसेस एल्विंग, ठीक है। और इसी के ऊपर में कहा गया था कि कैप्टन एल्विंग जो गलती किया था, मान लीजिए वो दारू पी के आता होगा तो क्या अपनी पत्नी को नहीं मारता होगा, उसके साथ बुरा बर्ताव करता होगा, है ना। तो इसकी गलतियों का सजा जो है इसके बेटे को मिला था, ठीक है। वही यहाँ पे कहा गया है, ये स्टोरी का मतलब कह सकते हैं ये नाटक का स्टोरी था, ये कहानी था, है ना। उसके आगे कह रहा है कि आफ्टर कैप्टन एल्विंग डैड, जब कैप्टन एल्विंग का मृत्यु हो जाता है, एल्विंग बिल्ड एन ऑर्फनेज इन हिज नेम। उसके बाद क्या करती है मिसेस एल्विंग, मतलब उसकी जो पत्नी होती है, वो उनके नाम पे जो है एक अनाथ आलय बनाती है। किनके नाम पे, अपने पति के नाम पे जो है एक अनाथ आलय बनाती है। कह रहा सी वॉन्टेड पीपल टू थिंक ही वॉज अ गुड मैन, वो चाहती थी कि लोग सोचे कि वो जो है वो कैसे थे, एक अच्छे व्यक्ति थे। मतलब सीधा से देखिए उनकी पत्नी जो है उनकी गलतियों को छिपाना चाहती थी और कहती थी कि लोग सोचे कि वो एक अच्छे इंसान थे। कब, जब वो एक अनाथालय बना दी तब। कहा जाता है कि पास्टर मैंडरस सपोर्ट्स सोशल रूल्स एंड ट्रेडिशंस, मतलब कह सकते हैं कि पादरी मांडर्स समाज जो है ना वो नियमों और परंपराओं का समर्थन करता था, ठीक है। और उनका जो बेटा था, कौन, ऑसवर्ल्ड देयर सन कम होम वेरी सिक, मतलब उनका जो बेटा था वो घर आया और कैसे आया, बिल्कुल बीमार होकर के आया। स्लोली द ट्रूथ ऑफ द पास्ट कम्स आउट, और उसके बाद क्या हुआ, उनका जो पिछली गलतियां था, इनका उनके पिताजी का जो पिछली गलतियां था वो जो है सबके सामने आ गया। मतलब सीधा सीधा यहाँ पे कहिएगा दोस्त कि उसका बाप जो था एक नंबर का बदमाश था, पियंकड़ था, जो अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता था। लेकिन उसकी पत्नी नहीं चाहती थी कि मेरे पति की सच्चाई जो है सबके सामने आए, इसलिए अपने पति के मृत्यु के बाद वो क्या करती है, अनाथालय बनाती है, ताकि लोगों को लगे कि हमारा पति जो था वो बहुत बेहतर था। लेकिन उसकी गलतियों का सज़ा जो है वो किसको मिलता है, उसके बेटे को मिलता है, और उसका बेटा जो है क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है ना। उसके बाद अगला हम लोग पॉइंट बनाएंगे, टॉपिक्स बनाएंगे, कैरेक्टर्स ऑफ मिसेस एल्विंग। आखिर मिसेस एल्विंग जो है वो किस प्रकार का रोल अदा करती है उसके बारे में बताइए। तो कहा जाता है कि मिसेस एल्विंग इज़ अ सैड एंड अ स्ट्रांग वुमेन। मिसेस एल्विंग जो है ना एक दुखी महिला और मजबूत महिला कह सकते हैं, ठीक है, भावनाओं की मजबूत थी, है ना। कहा जाता है कि सी नोज द ट्रूथ बट कैन नॉट स्पीक ओपनली, वो सच्चाई को जानती थी लेकिन खुलेआम उसके बारे में चर्चा नहीं कर पाती थी। कहा जाता है कि सोसाइटी कंट्रोल्स हर लाइफ, वहाँ का जो समाज है ना वो उसके जीवन को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि वो चाह रही थी कि मुझे डिवोर्स चाहिए और मैं यहाँ से चली जाऊँगी, लेकिन वहाँ का जो समाज है वो उसको ऐसा करने नहीं दिया। कह रहा है कि सी हाइड्स ट्रूथ टू प्रोटेक्ट सोशल रिस्पेक्ट, वो क्या करती है, सच्चाई को छिपाती है। काहे ले,
ताकि उसके समाज में, मतलब समाज में जो है ना उसका रिस्पेक्ट बना रहे। मतलब वो सच्चाई को छिपा करके समाज में अपना नाम बनाए रखना चाहती है। वो ये नहीं चाहती है कि समाज में उसके सच्चाई को पता चले और उसका इज्जत जो है वो गिर जाए। कह रहा है कि हर साइलेंस काउज पेन टू हर। उसका जो शांति था, मतलब कह सकते हैं वो जो शांत शांत रहती थी, वो आगे जा कर के उसको दुख का कारण बन गया। उसका जो शांति था वो उसके लिए दुख का कारण बना, है ना। और कह रहा है एंड हर सन, मतलब कह सकते हैं उसके लिए भी और उसके बेटे के लिए भी जो है ना दुख का कारण बना था। मतलब उसके बाप का गलती जो है, मतलब बाप का जो गलती का सजा है वो उनकी पत्नी को और उसके बेटे को मिल रहा था। अगला हम लोग पॉइंट बनाएंगे दोस्त, ऑसवर्ल्ड एंड हिज इलनेस। मतलब कहा जाता है कि ऑसवर्ल्ड जो है वो बीमार पड़ जाता है ना। और कैसे बीमार पड़ता है, तो अपने बाप की गलतियों की वजह से। वही कह रहा है कि ऑसवर्ल्ड सफ़र फ्रॉम अ सीरियस इलनेस। ऑसवर्ल्ड जो है ना एक गंभीर रूप से बीमार हो जाता है, बीमारी से ग्रसित हो जाता है। कहा जाता है ही गेट्स दिस इलनेस फ्रॉम हिज फादर। मतलब उसको यह जो बीमारी है ना वो कैसे हुआ, तो उसके पिताजी के कारण से हुआ। कह रहा है हिज डिजीज साउ द बैड रिजल्ट ऑफ हिडन ट्रूथ। यह जो बीमारी है दोस्त वो दिखाता है कि ये सच्चाई को चाहे आप कितनों दिन तक छिपा के रख लें, वो एक ना एक दिन आपको तकलीफ देगी ही देगी। कह रहा है इब्सन सॉज दैट हाइडिंग ट्रूथ डज नॉट सेव एनीवन। कह रहा ना इब्सन दिखाना चाहता है कि जो सच्चाई को आप छिपा के रखते हैं ना वो सच्चाई एक ना एक दिन समाज के सामने अवश्य आएगा, ठीक है, और वो आपको बचा नहीं पाएगा, वो आपको हमेशा समस्या ही समस्या देगा। कह रहा इट ओनली क्रिएट्स मोर पेन। ये जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा दर्द ही देता है, दर्द के अलावा कुछ देता नहीं। मतलब जो गलतियाँ आप छिपा के रखे हैं वो गलती कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ाएगा, हमेशा आपको दर्द ही दर्द देगा, दुख ही दुख देगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये भी पॉइंट समाप्त हुआ। अगला हम लोग पॉइंट लिखेंगे दोस्त, मीनिंग ऑफ द टाइटल घोस्ट। आखिर इसका जो टाइटल, इसका जो शीर्षक दिया गया घोस्ट, वो क्यों दिया गया उसके बारे में बताइए। मतलब घोस्ट मतलब क्या होता है, भूत प्रेत, है ना। तो यहाँ पे कहा गया है कि जिस प्रकार से भूत प्रेत हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं, उसी प्रकार से हमारे जो पास्ट की गलतियाँ हैं वो हमारा पीछा छोड़ती नहीं है। वही कह रहा दोस्त कि द टाइटल घोस्ट डज नॉट मीन रियल स्पिरिट। मतलब यहाँ पे इसका जो टाइटल घोस्ट दिया गया है वो आत्मा को नहीं दिखाता है, ऐसा नहीं कि सचमुच के आत्मा को दिखा रहा है। घोस्ट मीन्स ऑल्ड आइडियाज, ऑल्ड बिलीफ एंड सोशल लाइज। यहाँ पे घोस्ट का मतलब क्या है, तो घोस्ट का मतलब है पुराने विचार, पुराने विश्वास और समाज का झूठ। कह रहा दोस्त कि दिस आइडियाज आर डेड बट स्टिल कंट्रोल पीपल। कह रहा ना कि ये जो विचार है ना वो मर चुका है लेकिन फिर भी लोगों को नियंत्रित करता है। मतलब कह सकते हैं समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आधुनिकता की तरफ जीते ही नहीं हैं, पुराने परंपराओं को मानते रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए वो लेडी को अगर तकलीफ था, ठीक है, तो वो लेडी वहाँ से जा सकती थी लेकिन समाज ने उसे रोक के रखा, है ना। कह रहा है कि सोसाइटी इज़ फुल ऑफ सच घोस्ट। और हमारा जो समाज है वो इस प्रकार के भूतों से भरा हुआ है। ठीक है, मतलब समाज में ऐसे लोग हैं जो आपको तकलीफ में देखना चाहते हैं, है ना, आपको खुश देखना नहीं चाहते। उसके बाद अगला हम लोग पॉइंट बनाएंगे एंडिंग ऑफ द प्ले। आखिर ये जो नाटक था हमारा उसका अंत कैसे होता है उसके बारे में बताइए। तो कहा जाता है दोस्त कि द एंडिंग ऑफ द प्ले इज़ वेरी सैड। मतलब यह जो नाटक है उसका एंड जो होता है, अंत जो होता है, वो बहुत ही दुखदाई होता है। कह रहा है कि ऑसवर्ल्ड माइंड स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन। मतलब कह सकते हैं कि ऑसवर्ल्ड का जो माइंड है ना वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। ही आस्क हिज मदर फॉर हेल्प। और वो क्या करता है, अपनी माँ से जो है मदद की गुहार लगाता है। मिसेस अल्विंग इज़ लेफ्ट अलोन एंड हेल्पलेस। ठीक है, और मिसेस अल्विंग जो है उसको क्या कर देती है, अकेले छोड़ देती है और आशाहीन छोड़ देती है।
द एंडिंग मेक्स द ऑडियंस थिंक डीपली। ठीक है, और ये इसका जो एंडिंग है, जो अंत है, वो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करती है कि कोई भी आपका अंत समय में काम देने वाला नहीं है। अगर आप कोई चीज़ बुरा करोगे तो आपको उसका फल बुरा ही मिलेगा, है ना। इसलिए 2 पैसा कम कमाइए, लेकिन भले का जीवन से कमाइए। ठीक है, भलाई करके कमाइए, किसी का बुराई करके नहीं, किसी को सता के नहीं। ठीक है, और इसी के जस्ट बाद हम लोग दोस्त पॉइंट बनाएंगे कंक्लूजन। क्या बनाएंगे? कंक्लूजन। और कंक्लूजन का मतलब आप जानते ही होंगे, होता है निष्कर्ष, कि आखिर ये जो हमारा नाटक था उसका निष्कर्ष क्या निकलता है। तो कहा जाता है दोस्त कि घोस्ट इज अ स्ट्रॉन्ग सोशल प्रॉब्लम प्ले। घोस्ट जो है ना, ये हमारे समाज का एक मजबूत समस्या बन चुका है ना। कह रहा इट स्पीक्स अगेंस्ट लाइज, फॉल्स रिस्पेक्ट एंड ब्लाइंड ट्रेडिशन। ये किसके बारे में बात करता है? तो ये बात करता है झूठ के बारे में। ठीक है, झूठा रिस्पेक्ट के बारे में और अंधविश्वास जो है उसके बारे में। कह रहा है इब्सन सॉज दैट ट्रूथ कैन नॉट स्टे हिडन। इब्सन दिखाना चाहता है कि जो सच्चाई है वो छिप के नहीं रहेगा, सच्चाई एक ना एक दिन सामने जरूर आएगा। द प्लेस आस्क सोसाइटी टू चेंज एंड बिकम ऑनेस्ट। ये जो प्ले है, ये जो नाटक है दोस्त, ये दिखाता है हमारे समाज को कि हमें बदलना चाहिए। और बदलना कैसा चाहिए? तो ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदारी से हम लोग को जीवन जीना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्त हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 का, जो हम लोग जानने वाले हैं यूनिट 3 में, है ना। यूनिट 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं द गुड ओमेन ऑफ सैटुजियन। और ये किसने लिखा है? तो बेर्टोल्ड ब्रिज ने लिखा है। ठीक है, इसका क्वेश्चन मैंने दोस्त आपको ऊपर में ही समझा दिया था। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा था कि द गुड ओमेन ऑफ सैटुजियन को एक रूपक और समाज की आलोचना के रूप में परखिए। मतलब कह सकते हैं दोस्त कि यह जो नाटक हमारा है ना, ये किस प्रकार से समाज की समस्याओं को दिखाता है उसके बारे में बताइए। ठीक है, और इसमें जो है सेन ते के बारे में और सुई ता के चरित्र के बारे में बताइए। इसमें 2 व्यक्ति के बारे में वर्णन किया गया है, सेन ते और सुई ता। ठीक है, इसके बारे में बताइए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं, है ना, कि आखिर ये जो कविता हमारा है, ये जो नाटक है, उसमें किस चीज़ के बारे में वर्णन किया गया है। तो बात करते हैं दोस्त अगर ये नाटक का, तो ये नाटक का मॉरल स्टोरी जो है ना, वो ये है कि इसमें बताया गया है कि इस दुनिया में, मतलब आधुनिक जो जीवन है, आधुनिक जो दुनिया है, उसमें सिर्फ अच्छा इंसान बन करके, अगर आप अच्छा इंसान बन करके जीवन जीना चाहते हो ना, तो ये संभव नहीं है। जैसे आपने कहानी सुना होगा, ठीक है, एक कांटी हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, ये एक सीधा कांटी है और ये टेढ़ा मेढ़ा कांटी है ना। लोग किसको ठोकेगा? पहले सीधा कांटी को ठोक देगा, टेढ़ा मेढ़ा को ठोकेगा क्या? नहीं। तो इसमें ये चीज़ दिखाया गया है कि जो अच्छा इंसान है वही हमेशा ठोकर खाता है, और जो बुरा इंसान है वो कैसे भी करके अपना जीवन जी के निकल जाता है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग इस कहानी को भी समझते हैं कि आखिर इस कहानी में किसके बारे में कहा गया कि कौन आखिर भला था और कौन बुरा था, है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन। क्या लिखेंगे दोस्त? इंट्रोडक्शन। और लिखेंगे कि द गुड वुमेन ऑफ सैटुजियन इज अ फेमस प्ले रिटेन बाय बेर्टोल्ट ब्रिज। कह रहा है कि यह जो हमारा प्ले है, मतलब नाटक है, प्ले का मतलब क्या होता है? नाटक। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो बेर्टोल्ट ब्रिज के द्वारा लिखा गया है। कह रहा दोस्त कि दिस प्ले इज पैरेबल। यह जो प्ले है, यह जो हमारा नाटक है, वो कैसा है? पैरेबल है। पैरेबल मतलब समझते हैं क्या? तो रूपक। और रूपक का मतलब क्या होता है? शिक्षा देने वाला नाटक। कौन सा नाटक? शिक्षा देने वाला, जो आपको कुछ शिक्षित करे, जो आपको कुछ बताए, है ना। कह रहा है कि आ पैराबल इज अ सिंपल स्टोरी विथ अ मोरल लेसन। एक पैराबल जो होता है वो क्या होता है? एक आसान कहानी होता है जो हम लोगों को कुछ
सच्चाई बताता है ना। कह रहा है कि द प्ले ऑल्सो करेक्टराइज सोसाइटी, कह रहा है कि ये जो हमारा नाटक है वो समाज के बारे में भी बताता है, समाज के सच्चाइयों के बारे में भी बताता है। कह रहा दोस्त कि ब्रिज आस्क एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस प्ले, ये जो नाटक है उसमें से कवि जो है, लेखक जो है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछते हैं। कह रहा है कि द क्वेश्चन इज कैन अ पर्सन स्टे गुड इन अ बैड सोसाइटी। और वो क्वेश्चन क्या होता है, तो क्वेश्चन ये होता है कि क्या एक व्यक्ति एक बुरे समाज में अच्छा बन के रह सकता है। मतलब मान लीजिए कि हम जिस समाज में रह रहे हैं, ठीक है, ये समाज हमारा है, ठीक है, ये हमारा समाज है और ये समाज में सारे लोग बुरे हैं और हम जो है एक अच्छे व्यक्ति हैं। तो क्या अगर हम इस समाज में जाते हैं तो इस समाज में हम एक अच्छा व्यक्ति बन के रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, ये सवाल जो है लेखक पूछते हैं। तो इसका जवाब भी आपको इसी उत्तर में मिलेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम लोग बनाएंगे मीनिंग ऑफ दी पैरेबल, कि आखिर पैरेबल जो बताया गया उसका मीनिंग क्या होता है, रूपक का मतलब क्या होता है। तो कहा गया दोस्त कि पैरेबल इज नॉट ओनली अ स्टोरी, पैरेबल जो होता है ना सिर्फ एक कहानी नहीं होता है। पैरेबल कोई कहानी है क्या? नहीं, पैरेबल कोई कहानी होता नहीं है। इट टीच अ लेसन, ये हम लोग को जो है ना एक लेसन सिखाता है, एक पाठ पढ़ाता है। कह रहा दिस प्ले इज नॉट अबाउट वन सिटी ओनली, ये जो नाटक है वो सिर्फ एक शहर के बारे में नहीं बताया गया, इट इज़ अबाउट द होल वर्ल्ड, ये जो है ना पूरी दुनिया के बारे में बताया गया। ये नाटक में पूरी दुनिया का वर्णन किया गया। कह रहा दोस्त कि द प्रॉब्लम सॉन इन द प्ले आर कॉमन एवरीवेयर, इसमें जिस समस्या के बारे में बताया गया है ये समस्या सब जगह स्थित है। कह रहा है कि ब्रेच यूजेस अ सिंपल स्टोरी टू एक्सप्लेन अ डीप प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी। कह रहा ना कि जो लेखक हैं वो क्या करता है, एक साधारण सा कहानी लेते हैं और एक साधारण सा कहानी के माध्यम से वो क्या करते हैं, समाज के गंभीर समस्याओं को जो है ना लोगों के सामने रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हमारा समाप्त हुआ। अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे स्टोरी ऑफ द प्ले, कि आखिर ये जो हमारा नाटक है, ये जो हमारा नाटक है उसकी कहानी क्या है, ये किस चीज़ पे आधारित है ना। तो कहा था दोस्त कि द स्टोरी इज सेट इन द सिटी कॉल्ड सैटूजन, मतलब ये जो कहानी है वो एक शहर के ऊपर आधारित है, जो शहर का नाम था सैटूजन, है ना। कहा जाता है कि दिस थ्री गॉड्स कम टू द सिटी, कह रहा है ना कि यहाँ पे जो है तीन देवता, तीन भगवान जो है ना इस शहर में आते हैं। दे आर लुकिंग फॉर अ गुड पर्सन, जो क्या करते हैं एक अच्छे इंसान को खोजते हैं। मतलब कहा गया है कि यहाँ पे जो है भगवान आते हैं और भगवान आके जो है ना एक अच्छे इंसान को खोजते हैं। कह रहा है कि मैनी पीपल रिफ्यूज़ टू हेल्प देम, उसमें से क्या होता है बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उनका मदद करने का प्रयास नहीं करते हैं। मतलब भगवान जब यहाँ पे आते हैं तो लोगों का परीक्षा लेना चाहते हैं, ठीक है, और परीक्षा के तौर पे जो है वो मदद मांगते हैं, है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उसका मदद करना चाहते नहीं हैं। लेकिन एट लास्ट कह रहा है कि दे मीट सैंतह, अंत में जो है वो किससे मिलते हैं, सैंतह से मिलते हैं। सी इज़ पुअर बट काइंड, वो क्या होती है, पुअर होती है, गरीब होती है, लेकिन दयालु होती है। कह रहा सी गिव्स देम शेल्टर, वो क्या करती है उन लोगों को रहने के लिए स्थान दे देती है। इन लोगों को, वो जो तीन भगवान आए थे ना, उन लोगों को रहने के लिए वो स्थान देती है, जबकि वो गरीब थी। ठीक है, कह रहा है कि द गॉड्स आर हैप्पी विथ सेंते दे गिव्स हर मनी। कह रहा है कि गॉड्स जो है ना, भगवान जो है उनसे खुश हुए और खुश होकर के जो है वे क्या दिए, उनको पैसे दिए। विद दिस मनी सी ओपन्स अ स्मॉल शॉप, और ये पैसे से वो क्या करती है एक छोटा सा दुकान खोल लेती है। कौन, सैंतह क्या करती है, इन पैसे से जो है वो एक दुकान खोल देती है। बट सून पीपल स्टार्ट यूजिंग हर काइंडनेस, लेकिन जल्द ही क्या होता है लोग जो है ना उसकी दयालुता का फ़ायदा उठाने लगते हैं। दे टेक हर थिंग्स फॉर फ्री, लोग जो है उसके दुकान से सामान जो है ना फ्री में लेना चालू कर देते हैं। दे डू नॉट पे मनी, ठीक है, वो पैसा देते नहीं थे। और सैंते बिकम पुअर अगेन,
और सेंते जो है वो क्या हो जाती है, फिर से गरीब बन जाती है। मतलब यहाँ पे बताया गया कि सेंते जो है ना एक अच्छी महिला है, ठीक है, जो ईमानदारी से जीवन जीती है ना, और इसकी दयालुता के कारण जो है ये फिर से गरीब बन जाती है। ठीक है, अब आगे कह रहा है कैरेक्टर ऑफ सेंते। सेंते जो थी वो किस प्रकार की महिला थी, है ना, उसके बारे में बताया गया। ठीक है, कह रहा सेंते इज अ गुड एंड काइंड वुमन। तो मैंने आपको बताया कि सेंते जो थी वो कैसी थी, तो एक अच्छी और दयालु महिला थी। सी वांट्स टू हेल्प एवरीवन, वो चाहती थी कि मैं सबका मदद करूं। सी बिलीव्स इन लव एंड ह्यूमैनिटी, वो जो है ना प्यार और मानवता में विश्वास रखती थी। बट सोसाइटी डज नॉट रिस्पेक्ट हर गुडनेस, लेकिन सोसाइटी जो है, समाज जो है ना, उसके अच्छाई का आदर करती नहीं थी। हर काइंडनेस बिकम हर वीकनेस, उसका जो दयालुता था वो क्या बन गया, उसका वीकनेस बन गया, उसका कमजोरी बन गया। कह रहा है पीपल चीट हर अगेन एंड अगेन, लोग जो है ना उसको ठगते गए और ठगते चले गए। मतलब वो दयालु थी, वो लोगों का मदद करना चाहती थी, वो चाहती थी कि मैं मदद कर रही हूँ, लेकिन लोग जो है ना उसको ठगते जा रहे थे। जैसे कि मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, ये किसी का दुकान है, मैं यहाँ पे चाय पीने के लिए गया, ठीक है, चाय पी लिया और मैंने कहा कि भैया मेरे पास पैसे अभी नहीं है, मैं बाद में दे दूँगा। इसी प्रकार से मैं फिर से यहाँ पे पीने के लिए आया, मैं फिर से इसी प्रकार से बोला, ये दुकान वाला हमको कुछ नहीं बोल रहा, उसको लग रहा कि चलो ये पैसा कभी ना कभी दे देगा, लेकिन मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ठग रहा हूँ। तो वैसे ये जो दुकानदार है, ये जो महिला है सेंते है, ये एक अच्छी महिला है जो लोगों का भलाई करना चाहती है, लेकिन ये बार बार ठगी जा रही है। अगला हम लिखेंगे कैरेक्टर ऑफ सुईता। अब आखिर इसमें सुईता कौन है, हम लोग सेंता के बारे में तो जाने थे, लेकिन सुईता कौन है। तो कहा जाता है कि टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए सेंता क्रिएट अनदर कैरेक्टर। मतलब देखिए हुआ क्या कि पहले वो सेंता थी, मतलब काइंडनेस थी, दयालु थी, लेकिन जब उसको लगने लगा कि ये समाज में अच्छाई का मतलब भलाई का जमाना नहीं है, तो वो जो है ना एक स्ट्रिक्ट महिला बन जाती है ना। कह रहा दिस कैरेक्टर इज सुईता, ठीक है, जिसका नाम क्या हो गया था, सुईता हो गया था। कह रहा सुईता इज अ स्ट्रिक्ट एंड प्रैक्टिकल, वो जो था एकदम कठोर महिला बन चुकी थी, है ना। सी डज नॉट सॉ काइंडनेस, और ये मतलब ये कह सकते हैं कि ये आदमी बन चुका था, है ना, और ये जो है दयालुता दिखाता नहीं है। ही थिंक्स अबाउट मनी एंड सेफ्टी, वो जो है ना बस पैसे के बारे में सोचता था और सुरक्षा के बारे में सोचता था। सुईता सेव द सोप एंड बिजनेस, और इस प्रकार से सुईता क्या करता है, अपने दुकान को और अपने बिजनेस को जो है बचा लेता है। मतलब जब तक वो एक महिला और एक काइंडनेस वुमेन बन के रहा और रही, तब तक लोग उसका फ़ायदा उठाते रहे, लेकिन जैसे वो स्ट्रिक्ट बन गया, वो अपने बिजनेस को भी बचा लिया और अपने दुकान को भी बचा लिया। कह रहा कि सेंता एंड सुईता टुगेदर, कह रहा सेंता एंड सुईता आर द सेम पर्सन। सेंता और सुईता क्या था, बिल्कुल एक ही व्यक्ति थे, है ना। जब सेंता तकलीफ में आई, ठीक है, और जब उसको पता चला सच्चाई समझ का, तो वे जो है अपने आप को जो है सुईता बना ली, मतलब एक लड़का बना ली, है ना। कह रहा है कि दे सॉ टू साइड्स ऑफ लाइफ, ये जो है ना जीवन के दो पहलू को दिखाता है। सेंता सॉ गुडनेस, सेंता जो है वो अच्छाई को दिखा रही थी, जबकि सुईता जो है ना वो हार्श रियलिटी, मतलब समाज के बुराइयों के बारे में दिखाती है। कह रहा है कि ब्रिज वांट टू से दैट सोसाइटी डज नॉट अलाउ प्योर गुडनेस टू लिव। यहाँ के जो लेखक हैं ब्रिज, वो हम लोग को दिखाना चाहते हैं कि हमारा जो समाज है ना वो अच्छाई के ज़माने में नहीं जी रहा है। मतलब कह सकते हैं कि जो लोग यहाँ पे अच्छे हैं, ये समाज उन लोगों के लिए नहीं बना है। कह रहा अ पर्सन मस्ट बी स्ट्रिक्ट टू सर्वाइव, एक व्यक्ति को जो है ना कैसा होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए जीवन को जीने के लिए। अगर आप अच्छे बन के रहोगे तो लोग आपका टांग खींचते रहेंगे, आपका पैर खींचते रहेंगे, और आप कभी भी आगे बढ़ पाओगे नहीं। इसलिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको कैसा होना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, ताकि आप बढ़िया से जीवन जी सको। ठीक है,
अगला हम लोग पॉइंट बनाएंगे सोशल क्रिटिसिज्म इन द प्ले। आखिर ये जो हमारा नाटक है उसमें से किस प्रकार से समाज की समस्याओं के बारे में दिखाया गया उसके बारे में बताइए। तो हम लोगों ने देखा कि समाज में अच्छे लोगों का जमाना नहीं है, तो वही कह रहा है कि द प्ले स्ट्रांगली करेक्टराइज सोसाइटी। ये जो नाटक है वो समाज के समस्याओं को गहराई से वर्णन करता है। कह रहा है इट शोज दैट पुअर पीपल सफ़र द मोस्ट। ये दिखाता है कि जो गरीब लोग होते हैं वो गरीब ही रह जाते हैं और जो अमीर लोग होते हैं वो अमीर बनते चले जाते हैं, है ना। रिच पीपल बिकम रिचर और गुड पीपल्स आर पनिश्ड। कह रहा ना कि गरीब लोग गरीब रह जाता है और अमीर लोग जो है वो अमीर बनता चला जाता है और अच्छे लोग जो है उसको हमेशा सजा ही सजा मिलता है। और कह रहा है कि बैड पीपल सक्सीड और जो बुरे लोग होते हैं वो सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अभी आप झारखंड की ही बात करते हैं अगर, ठीक है, तो झारखंड में आप देख रहे होंगे कि पैसे पे जो है लोग नौकरी खरीद रहे हैं और जो पढ़ा लिखा लोग है वो पीछे रह जा रहा है। तो वही यहाँ पे बात हो रहा है, ठीक है। जो अच्छे लोग हैं उसको सजा मिल रहा है, जो बुरे लोग हैं उसको सफलता मिल रहा है। और ब्रिज अटैक कैपिटलिज्म एंड अनफेयर सोशल सिस्टम, ठीक है। और ब्रिज क्या करते हैं, इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं, लोगों को सच्चाई बताने का प्रयास करते हैं कि ऐसा हमारे समाज में होना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला हम लोग पॉइंट बनाएंगे रोल ऑफ द गॉड। आखिर गॉड जो यहाँ पे आए थे, भगवान जो आए थे, उनका यहाँ पे क्या भूमिका था। तो कहा जाता है कि द गॉड इन द प्ले आर वीक। मतलब यहाँ पे जो भगवान आए थे वो कैसे थे, वीक थे। दे वांट गुडनेस बट डू नॉट नथिंग टू चेंज सोसाइटी। कह रहा है वो चाह रहे थे अच्छाई, वो अच्छाई करना चाह रहे थे, ठीक है, लेकिन वो जो है समाज के समस्याओं को नहीं देखे और समाज को बदलने का प्रयास नहीं किए, है ना। कह रहा है कि दे लीव सेनताह अलोन विथ हिज प्रॉब्लम। वे क्या किए, सेनताह को जो है उसकी समस्याओं के साथ अकेले छोड़ दिए। क्या उसका साथ दिए थे, नहीं दिए थे। कह रहा है कि दिस साउज दैट मोरल आइडियाज एंड यूजलेस विदाउट एक्शन। ये दिखाता है कि बिना कार्य के नैतिक विचार बेकार है। मतलब कह सकते हैं कि जब तक आप अपने हिसाब से काम नहीं करोगे, ठीक है, और आप भगवान पे भरोसा करके रखोगे कि मेरा ये काम हो जाएगा, तो ये काम होने वाला नहीं है। मतलब बिना मेहनत का फल आपको मिलने वाला नहीं है। जैसा कि मान लीजिए लोग क्या करता है, जब एग्ज़ाम रहता है ना, तो लोग भगवान का प्रार्थना करता है कि ये भगवान हमारा पास करा दीजिएगा, पास करा दीजिएगा। लेकिन आप जब कुछ पढ़े ही नहीं हैं तो क्या आप पास हो पाइएगा, नहीं हो पाइएगा, लिखिएगा क्या एग्ज़ाम में, है ना। तो ये हमारा पॉइंट था। अगला हम लोग टॉपिक बनाएंगे दोस्त, एंडिंग ऑफ द प्ले। आखिर ये जो हमारा नाटक था उसका अंत कैसा था। तो कहा जाता है दोस्त कि एट द एंड सैंता आस्क द गॉड फॉर हेल्प। अंत में जो है ना सैंता क्या करती है, भगवान से मदद मांगती है और द गॉड फेल टू आंसर हर क्वेश्चन। लेकिन भगवान जो है ना उसके प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, मतलब उसका मदद नहीं कर पाते हैं। कह रहा था प्ले एंड्स विदाउट सॉल्यूशन। मतलब यह जो प्ले है, यह जो नाटक है, वो बिना सॉल्यूशन का, बिना अंत का जो है ना अंत हो जाता है। मतलब इसका कोई सॉल्यूशन निकलता नहीं है। ये क्वेश्चन पूछती है लेकिन इसके क्वेश्चन का आंसर मिलता नहीं है। कह रहा कि ब्रिज वांट द ऑडियंस टू थिंक एंड फाइंड द आंसर। लेखक चाहता है कि ऑडियंस मतलब पढ़ने वाले इसके बारे में गहराई से सोचे और इसके उत्तर को ढूंढे, है ना। मतलब लोग यहाँ पे बताया गया है कि लोग जो है ना हमेशा आपके सुख में ही साथ देंगे। आपका जब भी दुखी का समय आएगा ना, लोग बस आपको देखेंगे और निकल देंगे वहाँ से, ठीक है। और अंत में बारी आती है कंक्लूजन का मेरे दोस्त। तो कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, और निष्कर्ष में हम लोग को यही समझ में आता है कि इसमें वही बताया गया है कि हमें अपने मेहनत पे विश्वास करना चाहिए। मेहनत का फल हम लोग को मिलता है, बिना मेहनत का हम लोग को फल मिलेगा नहीं। वह कह रहा है कि द गुड वुमेन ऑफ सेटुजन इज़ अ पैराबल एंड अ सोशल क्रिटिसिज्म। इट शोज दैट बीइंग अ गुड एंड हार्ड in an unjust society, Bridge forces society to think about change. The play is simple but very powerful। तो मतलब देखिए सीधा से यहाँ पे ये कहा गया कि ये जो कविता हमारा है, या तो कह सकते हैं ये जो हमारा नाटक है, उसमें से लोगों को बताया गया है कि अगर आप ज़्यादा अच्छे बन के रहोगे ना तो आप इस सोसाइटी में रहने लायक नहीं हो, ठीक है। आपको सोसाइटी में रहने के लिए
हार्ड बनना पड़ेगा, कठोर बनना ही पड़ेगा, तभी आप जीवन को जी पाओगे, अन्यथा जीवन को नहीं जी पाओगे। और इस आसान से कविता के माध्यम से या तो नाटक के माध्यम से लेखक जो हैं हम लोगों को एक गहरी बात सिखा के जाते हैं। तो यहाँ तक दोस्त हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन भी समाप्त हो जाता है। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 4 का। किसका? क्वेश्चन नंबर 4 का, जो हमारा यूनिट 4 का था। किसका था? यूनिट 4 का। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी मैं आपको यूनिट 4 भी समाप्त करवा देता हूँ, है ना। यूनिट 4 में दोस्त आपको जो क्वेश्चन आएगा, या तो आपको ऐसे पूछेगा राइनोसिरस, या तो फिर पूछेगा यूजीन आयोनेस्को। क्या पूछेगा? राइनोसिरस या तो यूजीन आयोनेस्को, है ना। मतलब कहा गया कि राइजोसिरस नाटक जो है, राइनोसिरस नाटक जो है, उसमें निरंकुशवाद के विरोध में किस प्रकार से एब्सर्ड थिएटर का नाटक बनाया गया है, उसके बारे में बताइए। इसका विषय कैसा था, शीर्षक कैसा था और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसा है, उसके बारे में बताइए। मतलब सीधा सीधा कहा जा सकता है कि राइनोसिरस नाटक जो है वो किस प्रकार से निरंकुशवाद का विरोध करती है, उसके बारे में एक और यहाँ पे किताब लिखा गया है, एक और नाटक लिखा गया है एब्सर्ड थिएटर, है ना। वो कैसे उसका वर्णन करता है, उसका विषय क्या है, शीर्षक क्या है और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इसके परिचय से, है ना। और परिचय में लिखेंगे इस प्रकार से हम लोग दोस्त कि राइनोसिरस इज अ फेमस प्ले। राइनोसिरस क्या है? एक फेमस प्ले है, मतलब प्रसिद्ध नाटक है ना। और यह जो नाटक है दोस्त वो किसके बारे में है? तो तानाशाही के खिलाफ। किसके खिलाफ? तानाशाही के खिलाफ। अब तानाशाही का मतलब क्या होता है? तो तानाशाह का मतलब कह सकते हैं निरंकुशवाद। निरंकुशवाद का मतलब क्या? तो वैसा शासक जिसके ऊपर कोई अंकुश ही ना हो, किसी प्रकार का रोक टोक ही ना हो। जैसे मान लीजिए हम, ठीक है, हम आपको जैसे कहेंगे वैसे आपको करना पड़ेगा। हम कहेंगे तुमको बैठो तो तुमको बैठना पड़ेगा, हम कहेंगे उठो तो तुमको उठना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? निरंकुशवाद हो गया। मतलब वैसा शासक जिसके ऊपर किसी प्रकार का अंकुश ना हो, किसी प्रकार का रोक टोक ना हो, उसको हम लोग निरंकुशवाद कहते हैं। तो यह जो नाटक है ना वो तानाशाही के खिलाफ है ना, कि क्या ऐसा तानाशाह होना चाहिए, क्या ऐसा निरंकुशवाद होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो ये उस समय की बात है जो प्रथम विश्व और द्वितीय विश्व हुआ था, है ना, और उसके बाद राजतंत्र का समाप्त हो गया था। तो यहाँ पे क्या है दोस्त कि एग्योनो लेंस्को रोट इट। इसको किसने लिखा है? तो एग्योनो लेंस्को ने जो है ना इसको लिखा है। कह रहा है इट इज़ अ थ्रेट ऑफ एब्सर्ड प्ले। तो ये क्या है? तो ये कह रहा दोस्त कि ये जो है एब्सर्ड थिएटर का नाटक है। किसका? एब्सर्ड थिएटर का जो है ना एक नाटक है। कह रहा है कि लाइफ इन अ प्ले लुक स्ट्रेंज एंड कन्फ्यूजिंग। इसमें से जो जीवन का वर्णन किया गया है वो कैसा है? स्ट्रेंज है। स्ट्रेंज मतलब अलग जैसा लगता है, ठीक है, कन्फ्यूजिंग लगता है ना। कह रहा है कि लोनेस्को रोट दिस प्ले टू सॉ हाउ बैड गवर्नमेंट कंट्रोल पीपल। देखो ये जो है ना, यह जो नाटक है, मतलब आयंस्को जो है इस नाटक के जरिए दिखाने का प्रयास करता है कि खराब सरकारें जो है लोगों को कैसे नियंत्रित करती है ना। कह रहा है इट वांट्स अस नॉट टू फॉलो अदर्स ब्लाइंडली। ये हम लोग को चेतावनी देता है कि हम लोगों को दूसरों का फॉलो नहीं करना चाहिए। मतलब मान लीजिए वहाँ का राजा है, ठीक है, वो जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हम लोग करेंगे, नहीं। जो न्याय है, जो सत्य है, उसका हम लोग को साथ देना चाहिए। थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही होगी दोस्त, क्योंकि मैं रात भर जग करके अभी आप और टाइम जो है 4 बज रहा है, 4 बज के सुबह अभी है, ठीक है। मैं रात भर से वीडियो बनाया हूँ, मैं क्वेश्चन बनाया हूँ और अभी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। मुझे नींद इतना ज़ोर से लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं कभी भी सो जाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो ये चीज़ जो है आपको इंट्रोडक्शन में लिख देना है, ठीक है। इसके बाद जो है ना दोस्त आपको पॉइंट बनाना है थीम ऑफ द प्ले। आखिर ये जो हमारा नाटक है, ये जो हमारा नाटक है उसका थीम क्या है, विषय क्या है? तो कहा जाता है कि द मेन आइडिया इज लूजिंग योरसेल्फ। इसका मेन आइडिया जो है वो क्या है? अपने आप को खो देना।
कह रहा है कि पीपल स्टॉप थिंकिंग, लोग जो है ना सोचने के लिए बंद कर देते हैं। दे फॉलो द क्राउड, लोग क्या करते हैं, भीड़ की तरफ चलने लगते हैं, है ना। दे बिकेम लाइक एनिमल, वे लोग जो है ना जानवर के जैसा बन जाते हैं। जैसे जानवर क्या करते हैं, एक ही लाइन में चलना प्रारंभ कर देते हैं, वैसे लोग भी जो है ना जिधर सब मुड़ता है वो इधर सब मुड़ना चालू कर देता है ना। इसमें से एक व्यक्ति होता है जो बैरेंजर होता है। क्या होता है, बैरेंजर द हीरो स्टे ह्यूमन, ठीक है। ये एक मानव रहता है, मतलब कह सकते हैं मनुष्य रहता है, ठीक है। ये जानवर बनता नहीं है ना। ही रिफ्यूज टू बिकेम आ राइनोसेरस, मतलब कह सकते हैं वो जो है गैंडा बनना नहीं चाहता है। ये जो राइनोसेरस का उपयोग किया गया है, इसका मतलब क्या है, गैंडा, जानवर। गैंडा का नाम सुना है ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे बैरेंजर जो है वो मानव ही रहता है, वो आदमी ही रहता है, बाकी सब जो है वहाँ पे क्या बन जाते हैं, जानवर बन जाते हैं, गैंडा बन जाते हैं। कह रहा है कि द प्लेस साउस दैट ब्लाइंड फॉलोइंग इज डेंजरस, ठीक है। ये जो नाटक है वो दिखाता है कि अंधा विश्वास जो है, अंधा मतलब अंधा विश्वास जो है वो खतरनाक हो सकता है। जैसे मान लीजिए 10 से निकलने के बाद लोगों के पास 3 रास्ता होता है, ठीक है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। अब सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं हम आर्ट्स लेंगे, हम आर्ट्स लेंगे, हम आर्ट्स लेंगे। अब सब लोग क्या करेगा, बोले यही ठीक है, आर्ट्स से हम भी लेंगे। अब सब लोग जो है इसके पीछे चलना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन एक व्यक्ति क्या करता है, साइंस चुनने का फैसला करता है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाया गया है कि जो साइंस चुनने वाला है वो एक आदमी है, मतलब मनुष्य है, और जो आर्ट्स चुनने वाले हैं वो एक गैंडे हैं। मतलब मैं किसी को चोट पहुँचाना नहीं चाह रहा हूँ, मैं बस समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगला हम लोग पॉइंट बनाएंगे स्टोरी ऑफ द प्ले, कि आखिर ये जो हमारा नाटक है इसकी कहानी क्या है। तो कहा जाता है दोस्त कि द स्टोरी स्टार्ट्स इन अ स्मॉल टाउन, जो कहानी है एक छोटे से शहर में शुरू होती है। लाइफ इज़ नॉर्मल एट फर्स्ट, स्टार्टिंग में जो है ना जीवन एकदम सरल तरीके से जिया जा रहा था, एकदम आसान तरीके से। देन पीपल स्टार्ट चेंजिंग इनटू रेनोसेंसेस, उसके बाद धीरे धीरे लोग जो है ना गैंडे में बदलने लगते हैं, गैंडे की तरफ बदलने लगते हैं। कह रहा एट फर्स्ट इट इज़ स्ट्रेंज, स्टार्टिंग में ये अलग लग रहा था। देन पीपल एक्सेप्ट इट, लेकिन बाद में जो है ना लोगों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, बोला हाँ जो हम कर रहे हैं एकदम क्या कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। कह रहा है ओनली बैरेंजर इज कन्फ्यूज, सिर्फ और सिर्फ बैरेंजर एक ऐसा व्यक्ति था जो कन्फ्यूज था, है ना, वो उन लोगों के ग्रुप में शामिल होता नहीं है। कह रहा है ही सीज फ्रेंड्स एंड नाइबर्स चेंजिंग, वो देख रहा था कि हमारे जो दोस्त हैं और जो नाइबर हैं, जो पड़ोसी हैं, वो बदल रहे हैं। ही स्टेज ह्यूमन, लेकिन वो जो है मनुष्य ही बन के रहता है ना। उसके जितने भी दोस्त थे, जितने भी अड़ोसी पड़ोसी थे, सब जानवर बन रहे थे, लेकिन वो मनुष्य बन के रहता है। ही फील्स लोनली बट डज नॉट फॉलो द क्राउड, वो अकेलापन महसूस करता है क्योंकि सारे लोग जानवर बन चुके थे। ये अकेलापन महसूस करता है, लेकिन फिर भी वो भीड़ की तरफ नहीं जाता है। मतलब सीधा यहाँ पे ये जो नाटक है उसमें कहा गया है कि भीड़ का हिस्सा हम लोग को बनना नहीं चाहिए। लोग क्या करते हैं, जिधर भीड़ है उधर चलना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। भीड़ के हिस्सा हम लोग को बनना नहीं चाहिए, हम लोग को अलग सोचना चाहिए, है ना। फिर देखिए तीसरा पॉइंट बनाना है बैरेंजर द हीरो। बैरेंजर जो था यहाँ पे क्या था, एक हीरो था। कैसे, कह रहा है बैरेंजर इज द मेन कैरेक्टर, बैरेंजर जो है ना इसमें मेन कैरेक्टर है। ही इज समटाइम्स लेजी, कभी कभी ये जो था लेजी बन जाता है, बट ही इज ऑनेस्ट एंड काइंड, लेकिन ये कैसा था, ईमानदार था और दयालु था। कह रहा है ही कीप्स हिज ह्यूमैनिटी, ये जो है ना अपनी मानवता अपने पास ही रखता है, मानवता ये खोने देता नहीं है। कह रहा है ही इज ओनली वन हु रेसिस्ट चेंज, कह रहा है कि यही एक ऐसा व्यक्ति था जो बदलाव का विरोध करता है। मतलब सब लोग जो जानवर बन रहा था, दूसरी दुनिया में जो प्रवेश कर रहा था, उसका ये विरोध करता है। ही साहस करेज, ये जो है ना क्या करता है, साहस दिखाता है। कौन, बैरेंजर क्या करता है, साहस दिखाता है। कह रहा है कि आयंस को वांट्स अस टू रिस्पेक्ट पीपल लाइक हिम, और आयंस को जो है ना चाहते हैं कि हम उसके जैसे लोगों का सम्मान करें। किसके जैसे लोगों का, बैरेंजर जैसे लोगों का सम्मान करें, कि लोग जो है भीड़ का हिस्सा ना बन करके अपनी जीवन की
नैया को खुद तय कर सके, जीवन के रास्ते को खुद तय कर सके, है ना। तो ये हमारा अगला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में बनाएंगे दोस्त कि मीनिंग ऑफ द टाइटल, आखिर ये जो टाइटल लिखा गया है, टाइटल क्या है, राइनोसेरिस, जो गैंडा इसका टाइटल दिया गया वो क्यों दिया गया। तो कह रहा है कि द टाइटल राइनोसेरिस इज इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो कह रहा है कि राइनोसेरिस इज अ बिग एंड स्ट्रॉन्ग एनिमल। ये जो होता है वो क्या होता है, एक बड़ा और मजबूत जानवर होता है। पीपल बिकम लाइक राइनोसेरेंस, मतलब लोग जो है ना मजबूत बनना चाहते हैं, ठीक है, और पावरफुल बनना चाहते हैं, है ना। व्हेन दे फॉलो अदर ब्लाइंडली, ठीक है, कब, जब वो दूसरों को जो है ना ब्लाइंडली अंधापन से फॉलो करना चालू करते हैं। मतलब सीधा सीधा यहाँ पे ये कहा गया ना कि लोग क्या करते हैं, दूसरे को अंधा तरीके से देखते जाते हैं। लोग देखता है कि वो बड़ा आदमी बन रहा है, हम भी बड़ा आदमी बनेंगे, हम भी मजबूत बनेंगे, है ना। और अगर कोई गलत काम भी कर रहा है तो लोग उसी का तरफदारी करके उसके तरफ बढ़ना चालू कर देते हैं। और द टाइटल shows दैट ह्यूमन्स कैन लूज थिंकिंग एंड फीलिंग। और ये टाइटल हम लोग को दिखाता है कि मनुष्य जो है ना फीलिंग्स खो देता है और अपना सोच जो है ना वो खो देता है। जब दूसरे को वो देखता है ना तो अपना फीलिंग, मतलब उसके मन में क्या है, ठीक है, वो क्या सोचता है, वो सब खत्म हो जाता है ना। फिर कह रहा है अगला पॉइंट बनाएंगे सोशल मैसेज, कि आखिर ये समाज को क्या मैसेज देना चाहता है। तो कहा जाता है दोस्त कि द प्लेज वार्न अगेंस्ट द गवर्नमेंट, मतलब यह जो नाटक है वो हम लोग को चेतावनी देना चाहता है सरकार की तरफ, क्योंकि सरकार जो है क्या करती है, हम लोगों को दबा के रखने का प्रयास करती है ना। कह रहा है टोटलिटैरिज्म इज व्हेन लीडर कंट्रोल एवरीथिंग, मतलब तानाशाह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या करता है, सब कुछ कंट्रोल करने का प्रयास करता है ना। पीपल स्टॉप थिंकिंग फ्रीली, उस समय जो है ना लोग सोचना बंद कर देते हैं। दे ओबे विदाउट क्वेश्चन, ठीक है, और लोग उसका पालन करना शुरू कर देते हैं। मतलब लोग इतना पागल होता है कि जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे सुनना प्रारंभ कर देते हैं। कह रहा है आयस्कू सॉज दैट ऑर्डिनरी पीपल कैन गिव्स अप फ्रीडम इजिली। कह रहा है कि आयस्कू ऐसा बताता है कि जो आम व्यक्ति होते हैं ना वो इस चंगुल में आसानी से फंस जाते हैं। एंड करेज एंड ऑनेस्टी आर इम्पॉर्टेंट टू स्टे ह्यूमन। लेकिन अगर आपको मनुष्य बन के रहना है, अगर किसी के पंजे में नहीं फंसना है, किसी के जाल में नहीं फंसना है, और आपको मनुष्य बन के रहना है, तो उसके लिए जो है ना आपको साहस दिखाना पड़ेगा, और ऑनेस्टी मतलब क्या, ईमानदारी दिखाना पड़ेगा। और अंत में दोस्त हम लोग टॉपिक बनाएंगे कंक्लूजन, और कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, इसका अंत करेंगे, ठीक है। और अंत करेंगे ऐसे कि रेनेसांस इज़ अ सिंपल बट स्ट्रॉन्ग प्ले। यह जो हमारा नाटक है वो कैसा था, आसान था, लेकिन हम लोगों को एक गहरी मैसेज देके जाता है। कह रहा है इट शोज दैट ब्लाइंड फॉलोइंग इज डेंजरस। ये दिखाता है कि अंधे तरीके से किसी को फॉलो करना क्या है, बिल्कुल खतरनाक हो सकता है। कह रहा है इट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ करेज, थिंकिंग एंड बीइंग ह्यूमन। ये हम लोग को सिखाता है कि हम लोग को जो है ना साहस से काम लेना चाहिए, सोच विचार के काम लेना चाहिए, और मनुष्य बन के ही रहना चाहिए। किसी के पीछे इतना पागल होना नहीं चाहिए। कह रहा स्ट्रेंज एंड फनी सिचुएशन मेक द लेसन ईजी एंड स्ट्रेंज। मतलब ये जो अलगाव था और फनी सिचुएशन जो था वो क्या करता है, हम लोगों को बढ़िया तरीके से सिखाने का प्रयास करता है। मतलब सीधा सीधा देखिए दोस्त, यहाँ पे यही कहा गया है कि हम लोगों को भीड़ के तरफ चलना नहीं चाहिए, हम लोगों को अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये एक ग्राउंड है, ठीक है, हमें यहाँ पहुँचना है ना, और बच्चों को जो है यहाँ से दौड़ाया जा रहा है, और बोला गया है कि आपको ये डेस्टिनेशन पर पहुँचना है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जितने भी सारे बच्चे थे वो सारे बच्चे इधर से दौड़ना चालू किए, लेकिन एक बच्चा जो था वो इधर से दौड़ना चालू कर दिया। अब जब इधर से बच्चे लोग दौड़ रहे थे तो दौड़ते दौड़ते कोई फंस के गिर जा रहा है, कोई पटका जा रहा है ना। इस तरह करते करते ये लोग का क्या हो गया, लेट हो गया। लेकिन ये जो था आराम से दौड़ते हुए यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिखाया जाता है कि आप भीड़ के राह में चलोगे ना तो गिर पड़ के मर जाओगे, लेकिन अगर आप अपने बारे में सोचते हो, अलग सोचते हो, तो हो सकता है कि आप जो है सक्सेस कर जाओ, ठीक है। यही इस चीज़ को दिखाता है, और इसके अलावा और ये किसी चीज़ को दिखाता नहीं है।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्त कि आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि थोड़ा बहुत आप लोग को तकलीफ़ हुआ होगा, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लग रहा ना कि मैं कभी भी सो जाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं हॉस्पिटल से आकर के आप लोगों के लिए ये काम कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए क्वेश्चन बना रहा हूँ। मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग मेरा सपोर्ट करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।